नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। खबरें विस्तार से। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के बेहतरीन शिक्षक को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। इन शिक्षकों का चुनाव अलग अलग राज्यों से किया गया था। इनका चयन ऑनलाइन प्रक्रिया से किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी यह मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षक को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अपने परिवार व शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर कलाम साहब का उल्लेख करना चाहूंगी। विज्ञान के प्रति उनका रुझान स्कूल में ही मजबूत हो चुका था। उन्होंने कहा है कि उनके एक अध्यापक क्लास के सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाकर एरोडायनामिक्स के बारे में रोचक और सरल तरीके से समझाया है। डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने स्कूल में ही ये फैसला किया है कि वो बड़े होकर रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे। और ये बात गर्व करने लायक है कि टीचर ने पहले क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर चिड़ियों की उड़ान के विषय में समझाया था। टीचर के पूछने पर सभी बच्चों ने कहा कि वह समझ गए थे। केवल कलाम साहब ने कहा कि वह नहीं समझे थे। अंत में यह स्पष्ट हुआ कि असल में कोई भी बच्चा विषय को नहीं समझ गया था। इसलिए जो विद्यार्थी साफ साफ कहते हैं कि वह नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें कमजोर विद्यार्थी नहीं समझना चाहिए। कलाम साहब के निष्ठावान अध्यापकों ने नए सिरे से पूरी विषय को क्लास के बाहर ले जाकर सिखाया था। कलाम साहब अपने वक्तव्यों और आलेखों में उन अध्यापकों का सादर उल्लेख किया करते थे। अच्छे शिक्षक प्रकृति के मौजूद जीवंत उदाहरण की सहायता से जटिल सिद्धांतों का आसान बनाकर समझा सकते हैं। टीचर्स के बारे में एक लोकप्रिय कथन है, द मेडिकल टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स, द ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। अर्थात सामान्य शिक्षक जानकारी देते हैं, अच्छे शिक्षक समझाते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक करके दिखाते हैं, महान शिक्षक प्रेरणा देते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि एक आदर्श शिक्षक में चारों बातें होती है। ऐसे आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के रचना करके सही अर्थ में राष्ट्र निर्माण करते हैं। मैं भी अपने जीवन के उस पक्ष को सबसे अधिक महत्व देती हूँ जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में योगदान देने का अवसर मिला था। मैंने ओडिशा के पहाड़पुर में एक रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है, जहां गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा दी जाती है। वंचित वर्गों को के बच्चे तथा दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ हो सके, ये विशेष प्राथमिकता सबको होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित कल किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। भाजपा की तरफ से उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ काम किया गया है जिसके लिए सरदार पटेल ने लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने कहा, अगर हम गुजरात में सत्ता में आए तो हम किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात नशे का केंद्र बन गया है।
मुंद्रा बंदरगाह से ड्रग्स जाया जाता है, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। यह गुजरात मॉडल है। उन्होंने कहा, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां आपको विरोध करने से पहले अनुमति लेनी होगी। जिनके खिलाफ विरोध किया गया उससे अनुमति लेने की उसने सवाल किए थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कल गुजरात दौरे पर आए और राहुल ने दोपहर में अहमदाबाद पहुंचे। मंच पर उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए। राहुल गांधी ने यह साबरमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 50,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर गुजरात के किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया। राहुल गांधी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने और गैस सिलेंडर 500 रुपये तक देने की घोषणा की। उसके साथ ही उन्होंने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को भी मुआवजा देने का वादा किया। उन्होंने कहा, गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को कोई मदद नहीं की। लेकिन हमारी सरकार बनी तो कोरोना से मरने वालों के परिवारजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगारी भी देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, बल्कि एक विचारधारा से है। सरदार पटेल ने किसानों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। बीजेपी एक तरफ उनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनाती है और विचारों के खिलाफ काम करती है। जिन किसानों के लिए सरदार जीते थे, बीजेपी ने उन्हीं किसानों के तिल काले कानून लेके आई। भाजपा ने किसानों के अधिकार छीन लिए, इसलिए किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। आज अगर सरदार पटेल होते तो पहले किसका कर्ज माफ करते, किसानों का या उद्योगपतियों का? उन्होंने जो वादा किया उसकी बात करेंगे तो हर गुजराती को 10 लाख तक का इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। दवाइयां मुफ्त दी जाएगी। 2.5 लाख रुपए तक का कोविड कॉम्पेसेशन गुजरात के उन 3 लाख परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कोविड महामारी में अपना स्वजन खोया है। किसान को 3 लाख तक के कर्ज की माफी की बात कही और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ में गुजरात में सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म कर दिए जाएंगे और युवाओं के लिए 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। पूरे गुजरात में 3,000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे और लड़कियों की केजी से पीजी शिक्षा मुफ्त होगी। गुजरात के दूध उत्पादनों के लिए 1 लीटर पर 5 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। करप्शन के खिलाफ कानून लाएंगे और पिछले 27 सालों में हुए करप्शन की स्क्रूटिनी होगी और दोषियों को जेल में भेजा जाएगा। मतलब पूरे गुजरात से, गुजरात के हर कोने से, हर गांव से, हर बूथ से हजारों बब्बर शेर यहां आज आए हैं। और ये जो बब्बर शेर है, ये एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं। ये आम बब्बर शेर नहीं है कि किसी भी चीज के लिए लड़ जाएं। ये विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं जानता हूं कि यहां गुजरात में 25 साल से आप क्या सह रहे हो, मैं समझता हूं। आपकी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है। यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नहीं है, इनके बीच में नहीं है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप किस चीज के खिलाफ लड़ रहे हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हो।
देखिए, सरदार पटेल जी की बीजेपी ने मूर्ति बनाई। सरदार पटेल जी की दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के लोगों ने बनाई। सही? सरदार पटेल जी थे क्या? उन्होंने अपनी जिंदगी किन लोगों के लिए दी, किससे लड़े और क्यों लड़े? सबसे पहले सरदार पटेल जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। दिल्ली में शराब नीति से कमीशन का खेला हुआ है। कमीशन लेकर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। सिसोदिया और केजरीवाल के मित्रों को इससे काफी फायदा हुआ है। लोग मोटी दलाली देने के लिए केजरीवाल के पास जाते हैं। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। भाजपा की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया गया कि उस व्यक्ति का स्टिंग सामने आया जिसने सिसोदिया को पैसे दिए। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से काफी पैसे बनाए हैं। हमने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिला। हमने केजरीवाल से पूछा कि नई शराब नीति में क्या खराबी थी, पुरानी शराब नीति को क्यों बदली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्टिंग से जुड़ा एक वीडियो ट्वीट पर पोस्ट किया था। आज एक बहुत गंभीर खुलासा और एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग एक्सपोजे आज यहां होने वाला है। शराब, कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे हैं। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। रवि धवन जी की जो एक्साइज कमिश्नर थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि नई शराब नीति कैसी होनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशंस को ताक पे रख करके ऐसी क्या कंपल्शंस थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने रिकमेंडेशंस को नहीं माना। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों ठेका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। सीएम मान ने यह भी ऐलान किया है कि जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। इससे शिक्षकों की कमी की खत्म होगी। यहाँ पुराने
संविदा गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में इजाफा करने की भी घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भगवंत मान ने राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान किया। एक वीडियो संदेश में सीएम भगवंत मान ने सभी शिक्षक दिवस को बधाई दी। इसके बाद सीएम ने अध्यापकों को खुशखबरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से 7वां वेतन आयोग लागू होगा। सीएम मान ने यह भी ऐलान किया कि यह जल्द ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। इससे शिक्षकों की कमी खत्म होगी। वही पुराने संविदा गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में इजाफा करने की भी घोषणा की है। सीएम ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह धर्मसोत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप था कि वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ 6 जून को एफआईआर दर्ज की थी और उनके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पहले पूर्व मंत्री धर्मसोत ने मोहाली की जिला अदालत से नियमित जमानत की मांग की थी, जो 1 अगस्त को खारिज कर दी गई थी। साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ विजिलेंस ने 900 पेज का चालान पेश कर चुकी है और इसमें कोलोनाइजर दरविंदर सिंह सिंधु को गवाह बना गया था। साधु सिंह धर्मसोत को विजिलेंस ब्यूरो ने खैर के पेड़ की कटाई के लिए परमिट जारी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने परमिट जारी करने में अनियमितता बरतते हुए अधिकारियों के तबादले और खरीदारी एवं एनओसी में धांधल की थी। खबरें और भी है ब्रेक। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक कारणों से हमें खुद को इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने से प्रतिबंधित करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए थे। साथ ही कहा कि वह समय चला गया है जब हम वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखते थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इस समय इस पद पर बने रहना एक बड़ी ताकत है। राजनीतिक से राजनेता बने एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह समय चला गया है जब देश वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय हित को अलग रखता था। उन्होंने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं उस व्यक्ति से ईर्ष्या करूंगा जो 2047 में विदेश मंत्री होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी सरकार का विदेश मंत्री होना भी एक बड़ी ताकत है। मूल विश्वास, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को दुनिया पहचानती है। जयशंकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का गुजराती अनुवाद लॉन्च किया था। To be foreign minister of Narendra Modi government is also a great step. 2047 तक हम उतना बढ़ चुके होंगे कि जो भी उस समय का विदेश मंत्री होगा उसको तो अब मैं अभी बैठ के आई एनवी करता हूँ। अभी एक बार आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप निकल आए तो फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। और ये इजराइल ये उदाहरण जो फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल जो इट कैन हैव वेरी डेंजरस consequences. I will envy the person who is foreign minister in 2047. But I will tell you one thing. To be foreign minister of Narendra Modi government is also a great step.
there are core beliefs, there is confidence, there is a attitude, and I think the world is ready. आप जानते हैं कि उस कारणों के लिए हमने जो है अपने इजराइल के साथ जो भी रिश्ते जो हम आगे बढ़ा सकते थे हमने नहीं बढ़ाए, हमने अपने आप को रोक लिया था। तो पहली बार इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री जो इजराइल गए वो नरेंद्र मोदी थे। और हमें सोचना चाहिए कि क्योंकि पूरी देश जानती है कि हमें उस कोऑपरेशन में हमें बहुत फायदा है, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने आप को रोक रखा था राजनीतिक कारण के। तो अभी एक बार आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप निकल आए तो फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। और ये इजराइल ये उदाहरण कि ये नेशनल इंटरेस्ट में था और हमने नेशनल इंटरेस्ट को डाउन किया और वोट बैंक पॉलिटिक्स को अप किया। और वो जमाना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन की अगर बात करें, एक्चुअली रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फॉलोइंग वेरी शार्प। उसका कारण एजुकेशन है, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप देखें अपने आप पर देखें, ईच वन ऑफ अस with the passage of time the family size is smaller. It is part of evolution you can say. अब जो forced population control जो है it can have very dangerous। अलीगढ़ में बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके बाद वह मौलानाओं के निशाने पर आ चुकी है। रूबी खान ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, लेकिन वह डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वह विधि विधान से पूजा कर रही है और पूरी लगन से विसर्जन भी करेगी। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला मोर्चा जयगंज मंडल की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वजह यह है कि उन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना की थी। इसके बाद मौलानाओं ने विरोध जताया। वहीं रूबी आसिफ खान का कहना है कि मौलानाओं ने पहले भी उनके विरोध में पोस्टर लगवाए हैं और फिर से वह विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह इससे डरने वाली नहीं है। इसका मानना है कि ईश्वर एक है। रूबी खान ने बताया कि मैंने 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की अपने घर में 7 दिनों के लिए स्थापना की थी। मैं पूरे विधि विधान से 7 दिन के बाद गणेश जी को विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी। मैंने पहले भी घर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की थी, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी थी, लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध करते हुए फतवे जारी किए थे, मेरे पोस्टर लगवा दिए थे। रूबी आसिफ खान ने कहा कि मैं अभी भी उन लोगों ने पहले जैसा रवैया अपना लिया है। अभी मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं, ना ही मैं डरूंगी। मैं पूरे विधि विधान से भगवान गणेश का विसर्जन करूंगी। मैंने 31 तारीख को भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी अपने घर में, और 7 दिनों के लिए मैं इसी तरह से 7 दिन बाद इनको विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी, जैसे होते हैं बड़े विधि विधान के साथ में। मैंने पहले भी भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी। जब भगवान श्री राम की जो मतलब मंदिर की वहाँ नींव रखी गई थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पूजा अर्चना कराई थी, तो मैंने अपने घर में कराई थी वो पूजा अर्चना। लेकिन उस टाइम पर भी इन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, इन्होंने इसी तरह फतवे जारी करे और मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए गए, मस्जिदों पे बढ़वा दिए गए, इस्लाम से खारिज करना। अब भी इन्होंने वही दौर पहले वाला अपना लिया। अब भी ये चाहते हैं कि इसे जान से मरवा दें, या धमकियाँ मतलब मिल रही हैं मुझे तरह तरह की कि इसे इस्लाम से खारिज कर दो। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं डरूंगी। बिल्कुल विसर्जन करूंगी पूरे विधि विधान के साथ में, कोई डर के साथ में नहीं।
जैसे ले जाते हैं इसी तरह लेकर जाऊंगी। मेरा परिवार पूरा मेरे साथ है और मेन चीज़ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मोहल्ला भी मेरे साथ है, लेकिन इससे आगे जाके सारे कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं, सारे कट्टर लोग हैं। धमकियाँ तो बराबर मिल रही हैं। धमकियों का तो यही है, मौलाना यहाँ शहर के जाहिद मुफ्ती साहब हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद के मौलाना वो फतवे जारी कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। जो हमने काम किया है वो ऊपर वाले के लिए किया है। भगवान अल्लाह एक है। तो हम तो हाँ, माननीय मोदी जी ने जब श्री राम मंदिर की नींव रखी थी तब मेरी पत्नी ने जो है 5100 रुपये और मिठाई बंटवाई थी और घर में श्री राम दरबार लगाकर पूरे विधि विधान के साथ श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी। मंदिर भी स्थापित किया उन्होंने घर पे। तो उन्होंने मेरी पत्नी के पोस्टर लगवा दिए पूजा करते हुए कि ये हिंदू बन गई है। रूबी आसिफ खान साफ साफ नाम लिखा था उसमें, और इसके परिवार को जिंदा जला दो, इसलिए इस्लाम से। भारत की तकनीकी राजधानी में बेंगलुरु के कई इलाकों में रात भर हुई बारिश के कारण जल भराव हो गया, जिसमें वाहनों को पानी में डूबे हुए यात्रियों को इससे गुजरने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। इकोस्पेस बेलुंदुर, केआर मार्केट, सिल्क बोर्ड जंक्शन और वर्थूर के पास आउटर रिंग रोड में यातायात बाधित हो गया था। डेक्कन हेराल्ड ने बताया कि टेनरी रोड सहित कम से कम 3 क्षेत्रों में पेड़ भी गिरे। महालक्ष्मी लेआउट के निवासी नटराज ने अखबार को बताया, मैंने इस मानसून में इतनी भारी बारिश नहीं देखी। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी मेट्रो स्टेशन के बाहर मैनहोल पूरी ताकत से भरा हुआ था। यात्रियों को सीढ़ियों से शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने निवासियों को सलाह दी है कि किसी आपात स्थिति को छोड़कर अपने घरों से बाहर न निकले। इकोस्पेस के पास की सड़कों को बारिश से पानी में डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई के हस्तक्षेप की मांग करने वाले निवासियों के साथ कई आउटसोर्सिंग भी जलमग्न हो चुके थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 देशों के बीच समग्र संबंधों का विस्तार करने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर यहां पे पहुंची है। हसीना आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेगी, जिसके बाद दोनों पक्ष पर रक्षा, व्यापार और नदी जल साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों का अनावरण हो सकता है। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नई दिल्ली आगमन पर रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। यह यात्रा दोनों के बीच में बहुआयामी संबंधों को मजबूत करेगी। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का राजस्थान के अजमेर में श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा करने का कार्यक्रम भी है। हसीना के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन, वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान और मुक्ति युद्ध मंत्री AKM हक और PM के आर्थिक बाबतों के सलाहकार मशीउर AKM शामिल है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगनदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। हसीना के आखिरी बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली का दौरा किया था। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान ने कुशियारा नदी के पानी के अंतरिम बंटवारे पर समझौते के बाद पाठ को अंतरिम रूप दिया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाका हुआ है। यह धमाका रूसी दूतावास के पास किया गया था। स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर आई है कि हमले में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 रूसी राजनीतिक भी शामिल है। इसके पहले 2 अगस्त को हेरात प्रांत की भीड़भाड़ वाली मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान धमाका हुआ था। इस विस्फोट में
प्रमुख मौलवी मुजीब उल रहमान अंसारी, उनके सुरक्षा गार्डों समेत 18 लोगों की मौत हुई थी। हेरात के पुलिस प्रवक्ता मसूद रसोली ने बताया कि हमले में 23 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। मस्जिद पर हमला ऐसे वक्त में किया गया था जहां मुस्लिमों का धार्मिक सप्ताह मनाया जा रहा था। पिछले साल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद देश में कई जगह धमाके जारी है। आमतौर पर यह धमाके शिया और अहमदिया समुदाय की मस्जिदों पर हुए थे। बता दें कि अल्पसंख्यक समूह के धार्मिक इबादत गाहों में होने वाले हमलों में आईएस की जिम्मेदारी स्वीकारता रहा है। दरअसल तालिबान के अधिकांश विरोधी कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन आईएस अब भी हमले जारी रखे हुए है। हालांकि तालिबान इस पर नियंत्रण के प्रयास में जुटा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी में बगावत हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर समेत कई नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को मऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र राजभर ने सुबह सभा प्रमुख पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद कर रहे हैं। सुबह सभा अब पिता पुत्र की पार्टी बन चुकी है। ओम प्रकाश गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मिशन से भटक चुके हैं। आरोप लगाया कि सुबह सभा प्रमुख पैसे लेते हैं और पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है। यह भी आरोप लगवाया था कि ओम प्रकाश राजभर का संबंध जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से है। कहा कि मुख्तार सुबह सभा प्रमुख के बड़े भाई है। ओम प्रकाश राजभर कोई भी फैसला मुख्तार अंसारी से पूछ कर लेते हैं। महेंद्र राजभर ने कहा कि 30 लोग आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हम लोगों ने पार्टी के लिए पूरी मेहनत की थी। अब्बास अंसारी के समर्थन में नहीं आए थे, लेकिन पार्टी के हर फैसले के साथ थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के फरार बेटे विधायक अब्बास अंसारी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले हम सभी की मौजूदगी में पार्टी बनाई गई थी। उस समय पार्टी का मिशन गरीब, दलित, मजदूर और वंचित समाज का उत्थान का रखा गया था, जबकि उनके बाद कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी पार्टी का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर ने केवल धन बटोरने के लिए किया है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादनों और कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स लगाने का एक खास मकसद है। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विंडफॉल टैक्स को एडहॉक कहना गलत है, क्योंकि यह उद्योग जगत के परामर्श के बाद ही लगाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कर की दर को और उनके नियम कानून उद्योग जगत के साथ परामर्श करने के बाद लागू किए गए। एलारा कैपिटल द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि उद्योग को पूर्ण विश्वास में लेने के बाद ही विंडफॉल टैक्स शुरू किया गया था। हमने कहा कि हर 15 दिनों में कर की दर की समीक्षा की जाएगी और हम ऐसा कर रहे हैं। भारतीय ब्रांड को वैश्विक सूचकांक में शामिल करने के बाद मंत्री ने कहा कि महामारी के बाद कई चीजें बदल गई है। खासकर आमद के मामले में ज्यादातर मामलों में फंड की आमद उम्मीद से मुताबिक नहीं रही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही चीजें बेहतर हो जाएगी। कर आधार बढ़ाने पर उन्होंने बोला कि क्या सरकार कर जीडीपी अनुपात को बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि कर आधार को बढ़ाने के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बहुत अधिक परामर्श और विश्लेषण की आवश्यकता है। बता दें कि देश में अभी कर और जीडीपी का अनुपात लगभग 10 है। वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर फाइलिंग की बढ़ती संख्या से टैक्स बेस के मामले में कुछ प्रगति होने की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर निर्माण करने के बाद दो भाजपा नेताओं के बीच में लंबे समय से चल रही तनातनी ने रविवार रात बड़ा स्वरूप ले लिया। दोनों नेता आमने सामने आ गए थे। वर्चस्वी को लेकर दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई और किसी पक्ष में अभी तक तरहीन नहीं दी है। विवाद के बाद कस्बा जेतपुर में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। जेतपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व भाजपा के नेता कौशल सोनी द्वारा स्टेशन मार्ग जेतपुर में निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अरविंद नायक ने डीएम से की थी। आरोप लगाया था कि पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध तरीके से दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। इसी मामले में पीडब्ल्यू के अधिशासी अभियंता ने एमडीएम को पत्र भेजकर निर्माण रुकवाते हुए अभिलेखों में दर्ज भूमि की जांच कराने की मांग की थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। दोनों भाजपा के नेता आमने सामने आ गए थे और गाली गलौज के बाद तनातनी होने की सूचना पुलिस को दी गई थी। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई थी। सूचना मिलते ही सीओ कुलपहाड़ उमेश चंद्र कोतवाली, वीरेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस चौकी के सभी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने दो पक्षों को शांत कराते हुए निर्माण स्थल देखा और विवाद बढ़ने की आशंका को लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हरजतगंज इलाके में एक होटल में कल आग लग गई थी। आग होटल लीवाना में लगी थी और फायर ब्रिगेड में कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और काबू पाने में जुटी थी। धुएं के बीच कई लोग कमरों में फंसे हुए थे। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी। कई हालत गंभीर थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर की संयुक्त कमेटी को जांच के आदेश दिए थे और अभी जो खबर मिल रही है उसमें होटल के मालिक को गिरफ्तार कर दिया गया है। लिंगायत मठ के शिव मूर्ति मरुआ शारानारू को 14 सितंबर तक लिए न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। महंत पर नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। चित्रदुर्ग के सेशन कोर्ट ने महंत की जमानत याचिका स्थगित कर दी। महंत ने मेडिकल ग्राउंड के तहत जमानत याचिका दायर की थी। पिछले सप्ताह शिव मूर्ति मरुआ शारानाऊ को जेल से चित्रदुर्ग के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जेल में महंत ने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की थी। पोक्सो अधिनियम के तहत महंत की गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस ने के अनुसार आरोपी महंत को गिरफ्तार कर जेल में लाया गया था, जहां छाती में दर्द की शिकायत होने के बाद बेहोश कर दिए गए थे। अदालत के आदेश अनुसार आरोपी महंत को चित्रदुर्ग के डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया है।
एमपी में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक बार फिर बोर्ड लेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शिक्षक दिवस पर यह बात बताई। निजी और सरकारी सभी स्कूलों में लागू होगा और मंत्री ने यह बात प्रशासन अकादमी से 14 शिक्षकों के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में की थी। आखिरी बार यह परीक्षाएं 15 साल पहले बोर्ड ने ली थी। समारोह में 2 साल पहले सम्मान के लिए चयनित भोपाल के शिक्षक राधाकृष्णन केसरी को भी सम्मानित किया गया। हालांकि इसकी जानकारी भी विवाद द्वारा सार्वजनिक नहीं कही थी और विवाद में आने के बाद उन्होंने वर्ष 2020 में सम्मानित नहीं किया गया था। अंतिम समय में उनका सम्मान रोक दिया गया था। समारोह में प्राथमिक श्रेणी के 8 और माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षकों का सम्मान किया गया था। भोपाल से सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य सुधारक पराशर को यह सम्मान मिला था। इंदौर से एक भी शिक्षक का चयन नहीं हुआ। वर्ष 2021 में 28 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर लोक भवन में मौजूद रहे बोर्ड के टॉपर्स के 8 प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। बेसिक शिक्षा विभाग के 75 शिक्षकों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 5 पोर्टल लॉन्च किया। 14 इंटर कॉलेज का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने कहा कि आप सभी को हृदय से बधाई। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है। इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। जब दुनिया कोरोना संकट में थी तब भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम को शुरू कर रहा था। शिक्षा के जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। बेसिक और माध्यमिक के द्वारा पिछले 5 साल में किए गए काम आपके सामने है। जब हम प्रदेश में शासन संभाला तो बेसिक विद्यालय बंद होने के कागार पर थे। गंदगी का अंबार होता था। बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 भर्तियां हुई। माध्यमिक में 40,000 भर्तियां हुई। स्कूल चलो अभियान के परिणाम सामने आए और पूरी दुनिया में कोरोना से त्रस्त थी तब तकनीकी प्रयोग को शुरू किया गया। शिक्षा को पटरी पर लाया गया। स्कूल चले अभियान आज 2016 के तुलना में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में हमने बहुत काम किया लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। नियुक्ति में हमने कई नई व्यवस्था शुरू की है। भर्ती होने वाले को यह नहीं पता होता कि उनकी तैनाती कहाँ होगी। न मंत्री को पता होता है न ही अधिकारियों को पता होता है। हमने 100 ब्लॉकों का चयन किया है जो समाज में पीछे है, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है, उसे करने को दिखाना होगा। और मीडिया में जो चीज़ें आती है उनमें कुछ अच्छी भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। इनमें भी देखने का दृष्टिकोण होता है। बच्चों को झाड़ू लगाने की खबरें आ रही है। अगर अध्यापक भी साथ में झाड़ू लगाए तो क्या बुरा है? अपना काम करने में कहाँ बुराई है? लिज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के दक्षिणापंथी उम्मीदवार लिज ट्रस और भारतीय मूल के ऋषि सनक से था। 1.60 लाख पार्टी सदस्यों ने मतदान किया। सनक की जगह लिजर का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना तय था। भारत के लिए भी एक अच्छा संकेत है। वह ब्रिटेन में विदेश मंत्री रह चुके हैं। वह अतीत में दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित हुए थे। इसलिए भारत ब्रिटेन के संबंधों में सुधार की उम्मीद है। हाल के वर्ष में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत पर ध्यान नहीं दिया। बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पार्टी के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटेन को शिक्षक दिवस पर नया प्रधानमंत्री मिला है। 46 साल की लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन चुकी है। भारतीय मूल के
प्रतियोगी ऋषि सुनक इस पद के पीछे रह गए। एक शिक्षक पिता और एक नर्स की मां बेटी जीन लीज राजनीति में आने से पहले अकाउंटेंट थी। वह मार्गारेट थैचर और थेरेसा में ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। वर्तमान में दुनिया के 18 देशों में नेता के रूप में महिलाएं हैं, जिसमें 15 में प्रधानमंत्री है और 3 में राष्ट्रपति है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर चले घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के एक अधिकारी को लेकर बड़ा दावा किया है। सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उन पर मुझे गलत तरीके के आरोप और गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी देने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी मानसिक दबाव नहीं झेल सकते और आत्महत्या कर ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी पर मुझे झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। वहां मानसिक दबाव नहीं सह पाया और 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अधिकारियों पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है। उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले, लेकिन अपने अधिकारियों के परिवारों को न उजाड़े। दिल्ली के शिक्षा विभाग में भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोप के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में किए गए विकास कार्यों पर मुझे गर्व है। शिक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र की बेहतरीन शिक्षा में काम करना जारी रखेंगे, भले ही इसका मतलब फांसी या जेल जाना ही क्यों न हो। सिसोदिया ने कहा कि किसी का नाम लिए भी ने कहा कि अपने शिकायत की है और हमने और कमरे बनाए हैं। हमें गर्व है कि हमें कमरे बनाए, अपने शिकायत की और अधिक शौचालय भी बनाए। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता यह चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है। उनकी असमय इस घटना से मुंबई की विशेष अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। राउत को पात्रा चौल घोटाले के मामले में पिछले माह गिरफ्तार कर दिया गया था। इससे पहले 21 अगस्त को कोर्ट ने उनकी हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई थी। इस मामले में राउत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामला मुंबई की पात्रा चौल की जमीन पर बने फ्लैटों की जगह नए घर बनाने के बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और ईडी का आरोप है कि मामले में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से रुपयों का लेन देन किया गया था।
इसी मामले में ईडी ने 60 साल के राउत को लंबी पूछताछ व उनके घर पर छापे के बाद 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। पात्रा चौल मुंबई के उपनगर गोरेगांव में स्थित थी और उनकी जमीन पर बने फ्लैटों की जगह नए घर बनाकर वहां रहवासियों को दिए जाने थे। हिरासत अवधि पूरी होने पर राउत को सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के जज एम.जी. देशपांडे के समक्ष उनको पेश किया गया और कोर्ट ने राउत की हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। मामले में राउत की पत्नी व अन्य संबंधित भी आरोप लगाए हुए हैं। बता दें कि राउत शिवसेना के कद्दावर नेता होने के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी है। राउत का कहना है कि ईडी उन्हें इस मामले में झूठा फंसा रही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। आगरा में खनन माफिया व दुस्साहस देखिए। सया टोल पर अवैध खनन लदे ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पहले टोल का बैरियर तोड़ा, फिर एक एक कर 13 ट्रैक्टर निकाल लिए गए। पूरी घटना टोल के सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। खनन माफिया के इस दुस्साहस का वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसे लेकर पुलिस व प्रशासन में खलबली मची है। ग्वालियर और मुरैना के बड़े पैमाने पर सिया होलकर बालू के अवैध खनन का खेल चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में 50 सेकंड में अवैध खनन लदे 13 ट्रैक्टर टोल का बैरियर तोड़कर भाग चले। टोल कर्मियों ने डंडे बरसाए लेकिन चालक को ऐसा ट्रैक्टर को रोक नहीं पाए। दिलचस्प बात यह है कि टोल की सीसीटीवी कैमरों में निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम भी रविवार को बंद था। पिछले 1 सप्ताह से खनन माफिया की गतिविधियां फिर बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर बिना नंबर के ट्रैक्टर व ट्रक डंपर से अवैध खनन हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी खनन माफिया की रोकथाम में फेल है। पिछले 150 दिन से अधिक अवैध खनन करते वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की रस्म अदायगी की गई थी, लेकिन अवैध खनन पर रोक नहीं लगा सके। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। यह उद्देश्य के साथ खबरें को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।